हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन फॉर कल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते, यानी कि जो महत्वपूर्ण समझौते जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा ट्रेंड करते हैं, इनसे क्वेश्चन, चाहे वो आपका सी टेट हो या यूपी टेट हो। तो इस छोटी सी वीडियो में बहुत सी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, और जो भी आप लोगों का डाउट हो तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। जो पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं, उसमें पहला आता है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल है क्या? क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, जो सन 1997 में जापान में हुआ था। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग है क्या? जो हमारा तापमान बढ़ जाता है ना, जिन गैसों की वजह से, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक उत्तरदायी गैस जो होती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 बोलते हैं, मेथेन, CH4, और नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम NO बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की उत्तरदायी गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो वो ग्रीन हाउस गैस को जरा समझते हैं इसको, कि ग्रीन हाउस गैस है क्या। जैसे गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, ठीक है, गैसों का वायुमंडल में जमा हो जाती हैं, तो उसका जो सूर्य से आने वाले प्रकाश को वो आने तो देती हैं, लेकिन लौटकर वापस नहीं आने देती। जो गैसों का जमावरण होता है उसकी वजह से तो वातावरण कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी को हम ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, और जिसमें जो वायुमंडल में जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, जाने नहीं देता सूर्य के प्रकाश को। ठीक है, इसके ऊपर हम और डिटेल में कभी चर्चा करेंगे। और ग्रीन हाउस गैस या हरित हरित गृह भी इनको हम बोलते हैं, हरित गृह गैसों की संकलना को भी। ठीक है, तो इसको पहचाना किसने था? जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में। ठीक है, सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन पहले नंबर पर चीन आता है और दूसरे स्थान पर अमेरिका आता है। ठीक है, जो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो भी हैं उनको हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्लोबल वार्मिंग और जो हमारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित इसमें सर्वाधिक योगदान ग्रीन हाउस गैसों का रहता है। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस में आपको बताई दिया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इन सभी गैसों को ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आगे इस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेरिस समझौता। यह भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए किया गया था। यह 2016 में हुआ था, लेकिन भारत ने इस समझौते पर 2 अक्टूबर 2016 को हस्ताक्षर किए। एक पॉइंट यहां से निकल के आता है, काफी इंपोर्टेंट है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेरिस समझौता से बाहर होने का फैसला लिया है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये क्या है? ये ओजोन क्षरण को रोकने से संबंधित है। ठीक है, तो ओजोन क्षरण को रोकने से संबंधित है, तो ओजोन है क्या, पहले इसको समझते हैं। ओजोन होती कहाँ पे है? तो ये होती है हमारे समताप मंडल में। अभी मैं इसको पूरा डायग्राम लिख आपको बताऊंगा, डायग्राम बना के। ठीक है, यह कनाडा में 16 सितंबर 1987 को समझौता हुआ और 1989 को समझौता लागू हुआ। ठीक है, आपको ये डेटा याद रखनी है। ये आप एक बार के लिए डेट याद ना रखो, लेकिन ये याद रखना, ओजोन दिवस भी कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब जरा इसको समझते हैं हम, क्या ये ओजोन का जो सिस्टम है ये है कैसा। जैसे कि हम ये जो लेयर होती है अपने यहाँ पे, पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल। तो समताप मंडल पहले, क्षोभ मंडल आती है नीचे वाली, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। ये हो गई क्षोभ मंडल, इसके ऊपर जो आती है लेयर वो होती है समताप मंडल।
समताप मंडल। समताप मंडल यानी इसी यहीं में होती है ओजोन, जिसे हम बोलते हैं O3। एक लेयर होती है, यानी सूर्य के प्रकाश के आने से पहले एक लेयर आ जाती है जो समताप मंडल में ही होती है। बस आपको मैं समझा रहा हूं। अब सूर्य, ये सूर्य है, सूर्य से निकलने वाली किरणें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज ए, अल्ट्रावायलेट रेज बी, अल्ट्रावायलेट रेज सी, ठीक है। तो ये सूर्य पर आती है और ओजोन परत में छिद्र होने की वजह से, छेद होने की वजह से जो सबसे हानिकारक किरणें आना शुरू हुई हैं वो अल्ट्रावायलेट सी, जो हमारी पृथ्वी पर, ऐसे समझ लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट सी रेज आने लगी, जो बहुत ही घातक रेज हैं। इनसे त्वचा के कैंसर की संभावना रहती है। इनके आने का, जो ओजोन परत में छिद्र हुए हैं, छिद्र ये हुए किस वजह से हैं, इसका भी कारण हम ही लोग हैं। क्योंकि घर पे एसी है, आपका फ्रिज है, इनसे निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो हमारी ओजोन परत को हानि पहुंचा रही है, ठीक है। ओजोन परत को नष्ट कर रही है, उसमें छिद्र कर रही है। तो ये था हमारा। अब ओजोन गैस, इसको भी समझ लेते हैं। यह समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है, लेकिन छिद्र होने के कारण क्या हो रहा है, वो रेज पृथ्वी पे आने लगी हैं, जिसकी वजह से त्वचा का कैंसर और यानी बहुत सी बीमारियां बनने लगी हैं, ठीक है। ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन शीत प्रशीतक AC फ्रिज से होता है, ठीक है। हाल ही में इसके लिए एक गैस बनाई गई है एक और, जो ओजोन परत की उसकी रोकथाम के लिए, तो उसमें HCFC हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रामसर समझौता, यानी आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है ये रामसर समझौता, ठीक है। यह समझौता ईरान में 1971 में हुआ और 1972 से लागू हुआ, लेकिन भारत ने 1982 में इस पर हस्ताक्षर किए। रामसर एक जगह है जो ईरान में ही अवस्थित है। भारत में इस टाइम 26 रामसर साइट्स सम्मिलित हैं। भारत में अभी कितनी है? 26 है, ठीक है। और जिनमें से जो रामसर समझौते के अंतर्गत भारत में निम्न स्थानों का संरक्षण किया जा रहा है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे चिल्का झील, ये उड़ीसा में पड़ती है और सबसे बड़ी झील है। दूसरी है सामर झील, राजस्थान में पड़ती है, भारत की सबसे बड़ी, सबसे खारे पानी की झील है, सबसे ज्यादा खारा पानी मिलता है इसमें। नेक्स्ट है बुलर झील, जम्मू कश्मीर में पड़ती है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा में वृक्ष जो पाए जाते हैं उनको सुंदरी वन यानी सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज और प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर, ठीक है, भुज झील गुजरात में, ठीक है। देखो वीडियो ज्यादा लंबी ना करनी पड़े, इसलिए बहुत ही शॉर्ट मेथड में आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। इसके बाद जो कुछ मेन फैक्ट है ना, इन पे मैं EVS के बढ़िया बढ़िया पॉइंट निकाल निकाल के आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको आने वाले पेपर में जो CTET 2024 आने वाला है, वो भी, उसके भी सारे आपके डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है नागे प्रोटोकॉल। ये जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित यह समझौता 2010 में हुआ। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन और विश्वत, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, विश्वत रेखीय प्रदेश, जो विश्वत रेखा होती है ना, वो उस पर इंगित जो प्रदेश हैं, वहां ये जो जैव विविधता पाई जाती है सबसे अधिक वहीं पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता ब्राजील देश में है, ठीक है। अरे आप लोग ऐसे समझिए, ये पृथ्वी है, ऊपर से कर्क रेखा, नीचे से मकर रेखा और बीच से जाती इक्वेटर, जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा जैव विविधता यहीं पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता ब्राजील देश में है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता दो क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में पाई जाती है।
भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी यानी साइलेंट वैली, और साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जैव अनुवांशिकता को संरक्षण प्रदान करना, यानी जैव अनुवांशिकता के लिए है। और यह समझौता 2000 ईस्वी में यूरोप नीदरलैंड देश में हुआ था। ठीक है। आज का टॉपिक इतना ही। इसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह जो धीरे धीरे सभी वीडियो आएंगी। आप सभी लोगों को अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा और यहाँ से अप्रोक्स आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। अगर आपको डिटेल में मैं समझा पाया हूँ तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।